नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट देकर सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और शहर लिखें। अब बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी मुझे हरियाणा के गुरुग्राम शहर में सुनने को मिली थी, जहां अक्सर मेरे काम के सिलसिले में आना जाना रहता है। और वहीं एक पुलिस थाने के कांस्टेबल ने यह दिल दहला देने वाली घटना हमारे साथ साझा की थी, जिसमें कई साल पहले एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया था जिसने पूरे थाने को हिलाकर रख दिया था। दरअसल किसी तांत्रिक की मदद से एक हंसते खेलते परिवार को तबाह करने की साजिश रची गई थी और काले जादू के जरिए उनके घर में एक भयानक पिशाचिनी को छोड़ दिया गया था, जिसने धीरे धीरे पूरे घर पर अपना कब्जा जमा लिया। उस समय उनके घर में नई बहू के रूप में सिमरन ने कदम रखा था, जो कुछ ही दिनों में अपनी मासूमियत और अच्छे व्यवहार से सबके दिलों में जगह बना चुकी थी। लेकिन उसी घर में एक सदस्य ऐसी भी थी जो सिमरन से अंदर ही अंदर जलती थी, और वो थी चाची शालिनी, जिन्हें घर की खुशियां बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। वे हर किसी से नफरत करती थी और इसी नफरत में उन्होंने ऐसे खतरनाक कदम उठाए जिनका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ा और खुद उन्हें भी इसका बेहद भयानक अंजाम झेलना पड़ा। इससे यह भी साफ होता है कि काला जादू कितनी खतरनाक चीज है, क्योंकि कभी कभी इसकी वजह से ऐसी डरावनी पिशाचिनी या डायन का सामना करना पड़ता है जिससे छुटकारा पाना नामुमकिन सा हो जाता है। जिस पिशाचिनी से उस परिवार का सामना हुआ था, वह जिंदा मासूम जानवरों का मांस नोच नोच कर खाती थी और अपनी भूख मिटाती थी। लेकिन जब घर वालों को इस बारे में भनक लगी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही डरावना केस गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था, जिसे वहीं के कांस्टेबल ने हमें बताया था। अब कहानी की शुरुआत करें तो सिमरन बहुत खुश थी, क्योंकि उसके माता पिता ने उसकी शादी उसके पसंदीदा लड़के आदित्य से तय कर दी थी, और आदित्य भी इस रिश्ते से बेहद खुश नजर आ रहा था। 23 अक्टूबर को दोनों परिवार रोका करने के लिए मिले। रस्म के बाद सभी गुरुद्वारे गए, जहां अरदास हुई और दोनों परिवारों के बीच अच्छी बातचीत हुई। इसी दौरान सिमरन और आदित्य भी एक दूसरे को करीब से जानने लगे। आदित्य अपने माता पिता और चाचा चाची के साथ आया था और सब लोग काफी खुश थे, मगर उसकी चाची शालिनी का चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में जलन साफ दिख रही थी, जैसे यह सब उनकी मर्जी के खिलाफ हो रहा हो। लेकिन वे किसी के सामने कुछ कह नहीं पा रही थी। कुछ दिन यूं ही बीत गए और फिर सबकी सहमति से 15 दिन बाद शादी की तारीख निकाल दी गई। सिमरन और आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे ही शालिनी को पता चला कि आदित्य की शादी अब बस कुछ ही दिनों में होने वाली है, तो उसके दिल में जलन की आग और भड़क उठी। आदित्य बेहद खुश था, क्योंकि एक तरफ उसकी शादी पक्की हो चुकी थी और दूसरी तरफ उसका विदेश जाने का वीजा भी लग गया था। साथ ही वह शादी के बाद सिमरन को भी अपने साथ बाहर ले जाने की योजना बना चुका था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वैसे वैसे शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी और सिमरन के चेहरे पर अलग ही चमक दिखाई देने लगी थी। वह दिन ब दिन और खूबसूरत लगने लगी थी। वहीं शालिनी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि किसी तरह आदित्य शादी से पीछे हट जाए, लेकिन उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पा रही थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिसका दोनों को बेसब्री से इंतजार था, यानी 7 नवंबर। सिमरन के माता पिता बेहद खुश थे और उन्होंने शादी की सारी तैयारियां बड़े ही अच्छे तरीके से की थी, ताकि किसी भी चीज की कोई कमी ना रह जाए। बिना किसी रुकावट के विवाह की सारी रस्में पूरी हो गईं। विदाई का समय आया और सिमरन खुशी और नम आंखों के साथ अपने माता पिता से विदा लेकर ससुराल चली गई। घर में सभी रस्में एक एक करके निभाई जा रही थीं, लेकिन इन सब के बीच शालिनी का चेहरा उतरा हुआ था और वह माहौल खराब करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके पति सुरेश ने उसे सख्ती से रोका और डांट दिया, जिससे वह चुप हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि अभी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आगे मौका जरूर मिलेगा। पहली रात सिमरन और आदित्य ने साथ में अच्छे से बिताई। सुबह सिमरन उठकर घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने गई, तो सभी उसे देखकर खुश हो गए और बोले कि बहू बहुत संस्कारी है। मगर जब वह शालिनी के पास पहुंची तो उसने बहुत रूखे अंदाज में बात की, जिससे सिमरन का दिल दुख गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। आदित्य का सिमरन के लिए प्यार देखकर शालिनी के लिए यह सब सहना मुश्किल हो रहा था।
धीरे धीरे दिन बीतने लगे और सिमरन घर के सारे काम संभालने लगी। तभी वह दिन भी करीब आ गया जब आदित्य को विदेश जाना था। यह सोचकर सिमरन बहुत उदास हो गई, लेकिन आदित्य ने उसे समझाया कि वह जल्द ही उसे भी अपने साथ ले जाएगा। फिर वह दिन आ गया जब आदित्य विदेश चला गया और अब शालिनी को अपनी साजिश रचने का खुला मौका मिल गया। एक शाम करीब 4:30 बजे शालिनी ने सिमरन से कहा कि उसे किसी काम से बाहर जाना है और देर हो जाएगी। सिमरन ने सम्मान से जवाब दिया कि आप जाइए चाची, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन असल में शालिनी का इरादा कुछ और ही था, क्योंकि वह अपने रास्ते से सिमरन को हमेशा के लिए हटाना चाहती थी। इसी मकसद से शालिनी एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचती है और वहां जाकर जानबूझकर झूठी कहानी गढ़ती है कि सिमरन उसे बहुत परेशान करती है और ठीक से पेश नहीं आती, इसलिए वह परिवार की भलाई के लिए उसे अपने काबू में करना चाहती है। बाबा ध्यान से उसकी सारी बातें सुनते हैं और फिर कुछ देर आंख बंद करके ध्यान में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ध्यान से बाहर आकर वे अंदर से कुछ लाने चले जाते हैं और शालिनी वहीं बैठकर उनका इंतजार करती रहती है। कुछ समय बाद बाबा वापस आकर उसके सामने बैठते हैं और अचानक उसके हाथ में लाल रंग की एक पोटली थमा देते हैं, जिसे देखकर शालिनी चौंकते हुए पूछती है कि बाबा इसमें क्या है। जैसे ही वह पोटली खोलने लगती है तो बाबा उसे रोकते हुए कहते हैं कि इसे यहां मत खोलना, इसके अंदर एक नींबू और 2 मिर्च हैं। आज रात ठीक 12 बजे उस बिस्तर के नीचे रखना जिस पर सिमरन सोती है। सुबह तुम्हें उसमें बदलाव नजर आएगा और समझ जाना कि वह अब तुम्हारे वश में आ चुकी है। इसके बाद तुम जो कहोगी वह वही करेगी। यह सुनते ही शालिनी के चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल जाती है, लेकिन तभी बाबा उसे चेतावनी देते हैं कि काम पूरा होने के बाद रात 2 बजे सिमरन तुम्हारे कमरे में आएगी और कुछ खाने को मांगेगी। जो भी मांगे उसे देना होगा और उसकी भूख मिटानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो नतीजा बहुत डरावना होगा। अभी भी सोच लो कर पाओगी या नहीं। मगर शालिनी अपनी साजिश में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया और हामी भर दी। थोड़ी देर बाद वह लाल पोटली को अपनी चुनरी में छुपाकर घर लौट आती है। रात होने पर सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में सो जाते हैं, मगर शालिनी को सिर्फ रात के 12 बजने का इंतजार रहता है। जैसे ही घड़ी 12 बजाती है और पूरा घर गहरी नींद में होता है, शालिनी चुपचाप अपने कमरे से निकलती है और दबे पांव सिमरन के कमरे की ओर बढ़ती है। उस वक्त सिमरन गहरी नींद में सो रही होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर शालिनी बिना कोई आवाज किए पास जाती है और लाल पोटली खोलकर उसमें रखा नींबू और मिर्च निकालकर चुपचाप बिस्तर के नीचे रख देती है। ये सब करने के बाद शालिनी चालाक मुस्कान के साथ सिमरन की तरफ देखने लगी और उसकी आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत ही झलक रही थी। मन ही मन वह कहने लगी कि आज चैन से सो ले, क्योंकि अगली सुबह तेरी बर्बादी की शुरुआत होगी। इतना सोचकर शालिनी दबे पांव सिमरन के कमरे से बाहर निकल गई। रात धीरे धीरे बीतती चली गई और घड़ी में 2 बज चुके थे। सिमरन अब भी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी कि तभी अचानक बिस्तर के नीचे से जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि सिमरन की नींद टूट गई। वह घबरा कर उठी और इधर उधर देखने लगी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि यह आवाज आखिर कहां से आ रही है। तभी अचानक उसे बिस्तर पर एक जोर का झटका महसूस हुआ, जिससे वह डर के मारे सहम गई और उसे अंदाजा हो गया कि आवाज बिस्तर के नीचे से आ रही है। हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे झुकी और नीचे झांकने लगी, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा उसी पल आवाज बंद हो गई। उसकी आंखें अब भी अंधेरे में किसी को ढूंढ रही थीं, मगर उसे कुछ नजर नहीं आया। वह सोच में पड़ गई कि अभी तो आवाज आ रही थी, फिर अचानक सब शांत क्यों हो गया? क्या यह सिर्फ सपना था? यही सोचते हुए वह हैरानी से नीचे देखती रही। तभी उसे अचानक अपने पीछे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई औरत उसके पास बिस्तर पर बैठी हो और उसे चूड़ियों की खनक साफ सुनाई देने लगी। डरते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद ज्यादा थकान की वजह से ऐसा लग रहा है और यह सोचकर वह फिर से चादर ओढ़कर लेट गई। लेकिन जैसे ही उसने चादर ओढ़ी तभी एक डरावना साया सफेद चादर के अंदर से निकलकर सिमरन के शरीर में समा गया और उसके अंदर जाते ही सिमरन बिस्तर पर जोर जोर से झटपटाने लगी और कुछ ही देर में शांत होकर बेहोश हो गई। अगली सुबह शालिनी अपने कमरे से निकलकर सिमरन को देखने गई तो वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी। उसने देखा कि सिमरन अपनी सास के साथ रसोई में खाना बना रही थी और दोनों हंसते बोलते नजर आ रहे थे।
यह देखकर शालिनी अंदर ही अंदर खुश हो गई, क्योंकि उसे लगने लगा कि उसकी चाल काम कर गई है। ये सब देखकर शालिनी की सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया, क्योंकि उसने कुछ और सोचा था और सामने कुछ और ही नजर आ रहा था। उसे हैरानी हो रही थी कि रसोई में सिमरन और उसकी सास कितने प्यार से एक दूसरे से बात कर रही थी, और सिमरन बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, जबकि बाबा ने तो कहा था कि अगले दिन उसमें अजीब बदलाव नजर आएगा। मगर यहाँ तो उसे कुछ भी अलग दिखाई नहीं दे रहा था। मन ही मन शालिनी सोचने लगी कि कहीं वह बाबा उसे बेवकूफ तो नहीं बना गया। इसी उलझन में वह चुपचाप सिमरन के कमरे में गई और बिस्तर के नीचे झांक कर देखा तो वहां वही नींबू और 2 मिर्च पड़े हुए थे। लेकिन अब नींबू पूरी तरह सड़ चुका था और काला पड़ गया था। मिर्चों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ये देखकर शालिनी के होश उड़ गए, क्योंकि कल रात जब उसने ये चीजें रखी थीं, तब नींबू एकदम ताजा और हरा था। अब अचानक इतना सड़ जाना उसे अजीब लग रहा था। वह सोचने लगी कि जरूर रात को कुछ हुआ होगा, मगर अगर कुछ हुआ भी था तो सिमरन पर उसका असर क्यों नहीं दिख रहा। इसी बेचैनी में शालिनी और ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि वह किसी भी हालत में सिमरन को इस घर में गलत साबित करना चाहती थी। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उसे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। हालांकि शालिनी ने एक बात पर ध्यान नहीं दिया कि सिमरन बार बार उसके पास आने की कोशिश कर रही थी और उसे बार बार देख रही थी। मगर शालिनी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। अपने सास ससुर के साथ सिमरन की हंसी मजाक और अपनापन देखकर शालिनी का खून खौल रहा था, और घर में प्यार का माहौल देखकर उसे अंदर ही अंदर जलन हो रही थी। मन ही मन वह बाबा को कोसने लगी कि उसने नींबू मिर्च के नाम पर उसे बेवकूफ बना दिया और उसका काम भी नहीं हुआ। ये सोचते हुए वह सिर पकड़कर बैठ गई। हालांकि सिमरन बाहर से सबके साथ सामान्य व्यवहार कर रही थी, लेकिन एक बात अब तक किसी की नजर में नहीं आई थी कि उसका ध्यान बार बार शालिनी की तरफ जा रहा था। शालिनी पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन सिमरन लगातार उसी कमरे की ओर देख रही थी, जैसे उसे बाहर आने का इंतजार हो। देखते देखते दिन से शाम हो गई, मगर शालिनी अब भी कमरे में ही बंद थी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई है जिसकी नजर उस पर सबसे ज्यादा टिकी हुई है। कुछ देर बाद सिमरन शाम की चाय लेकर शालिनी के कमरे में जाती है। उसे अंदर आता देख शालिनी रूखे लहजे में कह देती है कि उसे चाय नहीं चाहिए और वह चली जाए। मगर शालिनी यह नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ी यह सिमरन नहीं, बल्कि कोई और शक्ति है जो उसके शरीर में समा चुकी है। शालिनी ने दोबारा सख्ती से कहा कि मैंने कहा ना, मेरा मन नहीं है चाय पीने का। इतना सुनते ही अचानक सिमरन के चेहरे पर भयानक गुस्सा उभर आता है और उसकी आंखें लाल पड़ जाती हैं। वह क्रोध से भरी नजरों से शालिनी को घूरने लगती है। यह देखकर शालिनी डर जाती है, क्योंकि उसने पहली बार सिमरन को इस रूप में देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह कुछ बोल भी नहीं पाती। तभी सिमरन चाय का कप हाथ में लिए बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली जाती है। मगर जाते जाते शालिनी के मन में अजीब सवाल छोड़ जाती है कि जो गुस्सा उसने अभी देखा वह साधारण नहीं था, बल्कि कुछ और ही था जिसे वह समझ नहीं पाई। वह सोचने लगती है, कहीं यह सब कल रात की घटना का असर तो नहीं, या फिर वह बेवजह ज्यादा सोच रही है। लेकिन शालिनी ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। देखते ही देखते शाम ढल गई और रात होते ही सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। शालिनी और उसके पति सुरेश भी अपने कमरे में जाकर सो गए। मगर आधी रात होते ही कुछ ऐसा हुआ जिससे शालिनी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि काले जादू का अंजाम इतना भयानक होगा। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। तभी रात ठीक 2 बजे सिमरन की आंखें अचानक खुल जाती हैं और वह उठकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही वह उस कमरे की ओर बढ़ती है जहां शालिनी और सुरेश सो रहे थे। पायल की हल्की हल्की छनक के साथ वह कमरे के अंदर पहुंचती है। शालिनी और सुरेश दोनों गहरी नींद में थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सिमरन इतनी रात उनके कमरे में खड़ी है और बिना पलक झपकाए अजीब नजरों से शालिनी को घूर रही है। धीरे धीरे वह शालिनी के ओर करीब आती है और अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले जाती है। तभी शालिनी के कानों में किसी की गहरी सांसों की डरावनी आवाज गूंजने लगती है। उस अजीब आवाज से शालिनी की नींद अचानक टूट जाती है। जैसे ही शालिनी ने आंखें खोली तो सामने सिमरन की बड़ी बड़ी घूरती हुई आंखें देखकर
वह डर के मारे झटके से उठ बैठी और घबरा कर बोली कि यह कैसा तरीका है आधी रात किसी के कमरे में घुस आने का और इस तरह घूरने का। क्या यही संस्कार तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने सिखाए हैं? इतने में सुरेश नींद में करवट लेने लगा और शालिनी कुछ कह पाती उससे पहले ही सिमरन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि सिमरन आखिर उसके साथ क्या करने वाली है। तभी सिमरन ने इशारे से उसे अपने पीछे चलने को कहा, जिससे शालिनी और भी घबरा गई, लेकिन फिर भी वह यह जानना चाहती थी कि सिमरन उसे कहां ले जा रही है। इसके बाद सिमरन पायल की छनक के साथ मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी और यह देखकर शालिनी के मन में डर बैठने लगा। वह कांपते कदमों से सिमरन के पीछे पीछे चलने लगी और देखा कि सिमरन ने दरवाजा खोलकर बाहर कदम रख दिया। शालिनी खुद से सोचने लगी कि इतनी रात बाहर क्यों जा रही है, क्या मुझे इसके पीछे जाना चाहिए? यही सोचकर वह भी बाहर निकल गई। चारों तरफ घुप अंधेरा था और सुनसान सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी कुछ गली के कुत्ते सिमरन को देखकर अजीब ढंग से भौंकने लगे, लेकिन सिमरन बिना रुके आगे बढ़ती रही। पूरे इलाके में अब सिर्फ पायल की आवाज और कुत्तों के भौंकने की गूंज सुनाई दे रही थी। सिमरन के आगे बढ़ते ही माहौल और डरावना होता जा रहा था और शालिनी सब कुछ देख रही थी। वह बिना रुके उसके पीछे चलती रही, लेकिन कुछ ही देर में सिमरन काफी आगे निकल गई और अचानक अंधेरे में ओझल हो गई। आगे इतना अंधेरा था कि लग रहा था जैसे सिमरन को अंधेरे ने निगल लिया हो। शालिनी खुद से बुदबुदाई कि अभी तो यह मेरी आंखों के सामने थी, फिर कहां चली गई, और वह गलियों में झांकने लगी। फिर उसके मन में आया कि यह तो अच्छा मौका है सबको बताने का कि सिमरन आधी रात को बिना सिर ढके बाहर घूम रही थी। यही सोचकर जैसे ही वह पलटने लगी, तभी उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि सामने सिमरन खड़ी थी और उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसके दांत खून से रंगे हुए थे और लंबे बाल अजीब ढंग से हवा में लहरा रहे थे। उस खौफनाक रूप में सिमरन इतनी डरावनी लग रही थी कि शालिनी के हाथ पैर कांपने लगे। कांपती आवाज में शालिनी ने पूछा कि तू तो काफी आगे निकल चुकी थी, फिर अचानक यहां कैसे पहुंच गई, और तेरे मुंह से यह खून क्यों टपक रहा है? इतना सुनते ही सिमरन शैतानी ठहाका लगाने लगी, जिसे सुनकर शालिनी का दिल और दहल गया। फिर सिमरन भारी और डरावनी आवाज में बोली कि इतना चौंकने की क्या जरूरत है? भूल गई क्या? तूने ही तो मुझे सिमरन के शरीर में भेजा था अपना काम पूरा करवाने के लिए। अब मैं इसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा जमा चुकी हूं। बता क्या करवाना है मुझसे? अगर तू बोले कि इसकी दोनों टांगें तोड़ दूं तो अभी तोड़ दूंगी। इतना कहते ही वह फिर से जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगी। अब शालिनी के चेहरे पर डर की जगह कुटिल मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब वह जो चाहे करवा सकती है। उसने खुशी से कहा, मतलब बाबा का तंत्र मंत्र सच में काम कर गया और सिमरन अब पूरी तरह मेरे वश में है। अब मैं इससे जो चाहूं करवा सकती हूं और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। यह सोचते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई और उसने कहा, अभी कुछ मत करना, जब तक मैं खुद ना कहूं। आज की रात शांति से बीत जाने दे, कल सुबह घर में मातम का माहौल बना देना। इस पर सिमरन भारी आवाज में बोली, जानती हूं, इसीलिए आज दिन भर कुछ नहीं किया, बस तेरे आदेश का इंतजार कर रही थी। लेकिन याद रखना, मैं तेरे सारे काम करूंगी, मगर बदले में तुझे भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। यह सुनकर शालिनी ने पूछा, क्या करना होगा? तब सिमरन बोली, हर रात ठीक 2 बजे मुझे जिंदा जानवर का कच्चा मांस और खून लाकर मेरी भूख और प्यास शांत करनी होगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा ऐसा हाल करूंगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर पाएगी। इतना सुनते ही शालिनी घबरा गई और बोली, आधी रात को जिंदा जानवर का मांस और खून मैं अकेले कैसे ला पाऊंगी? इस पर सिमरन ने उसे घूरते हुए कहा, हर चीज की एक कीमत होती है। अगर तुझे अपना काम करवाना है तो बदले में मेरी भूख मिटानी होगी, क्योंकि मैं एक पिशाचिनी हूं जो इस वक्त सिमरन के शरीर में कैद है, और मेरी भूख सिर्फ जिंदा जानवर के खून और मांस से ही शांत होगी। आज मैंने तेरा कोई काम नहीं किया है, इसीलिए मैंने खुद अकेले जाकर अपनी भूख मिटाई है। एक आवारा कुत्ते को अपने लंबे नाखूनों से नोचकर उसका मांस खा लिया और खून पीकर अपनी प्यास बुझाई। लेकिन अब कल से यह जिम्मेदारी तेरी होगी। इतना कहकर वह घर की तरफ बढ़ गई और यह सुनकर शालिनी अंदर तक कांप गई, मगर अपने मकसद को पूरा करने के लिए वह यह खतरा उठाने को तैयार थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे इसका अंजाम कितना भयानक होने वाला है।
अगले दिन से ही शालिनी की साजिश और सिमरन के अंदर बसी उस खौफनाक पिशाचिनी की वजह से पूरा परिवार इसकी चपेट में आने वाला था, जिसका किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था। अगली सुबह सुरेश और सिमरन के ससुर हरजीत काम पर निकल जाते हैं और घर में सिर्फ आदित्य की मां परवीन, शालिनी और बहू सिमरन रह जाती हैं। दोपहर के समय परवीन आराम करने के लिए अपनी बहू को पैर दबाने के लिए कमरे में बुलाती है। तभी शालिनी इस मौके का फायदा उठाकर धीरे से सिमरन के कान में कुछ फुसफुसाती है, जिसे सुनते ही सिमरन समझ जाती है कि उसे क्या करना है। चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए वह अपनी सास के कमरे में पहुंच जाती है और उधर शालिनी अपने कमरे में बैठकर मन ही मन खुश होती है कि उसे और उसके पति को जायदाद से बेदखल किया गया था और अब सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ सिमरन अपनी सास के पैर दबा रही होती है और परवीन आराम से आंखें बंद किए सेवा का मजा ले रही होती है। लेकिन अचानक कुछ ही पलों में परवीन को अपने पैरों में अजीब सा तेज दर्द महसूस होने लगता है, जैसे किसी ने नुकीले दांत उसके पैर में गड़ा दिए हों। दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो वह परेशान होकर कहती है, अरे बहू, ठीक से पैर दबाओ, मेरे पैर दुख रहे हैं। इतना कहते ही जैसे ही वह आंख खोलकर सिमरन की तरफ देखती है तो डर के मारे चीख पड़ती है, क्योंकि वह देखती है कि सिमरन अपने नुकीले दांत उसकी टांग में गड़ाकर खून पी रही है। बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह घबराकर परवीन चिल्लाती है, बहू ये क्या कर रही है, छोड़ मेरा पैर, और दूसरे पैर से जोर से धक्का मार देती है, जिससे सिमरन फर्श पर गिर जाती है। परवीन के पैर पर दांतों के गहरे निशान बन चुके होते हैं और वहां से खून बह रहा होता है। मगर तभी परवीन यह देखकर और घबरा जाती है कि कमरे में अचानक सिमरन कहीं नजर नहीं आ रही। वह हैरानी से कहती है, अरे बहू, कहां चली गई, अभी तो यहीं थी। आवाज देने पर भी सिमरन नजर नहीं आती तो वह खुद को समझाती है कि शायद अपने कमरे में चली गई होगी, उसे आराम करने देती हूं, नहीं तो फिर कोई पागलों वाली हरकत करने लगेगी। यह कहकर परवीन दोबारा बिस्तर पर लेट गई, लेकिन लेटते ही उसकी नजर सामने की दीवार पर चली गई और जो उसने देखा वह किसी की भी रूह कंपा देने वाला था। दीवार पर सिमरन छिपकली की तरह रेंगती हुई नजर आ रही थी और लाल आंखों से उसे घूर रही थी। यह भयानक मंजर देखकर परवीन चीखने ही वाली थी कि तभी सिमरन ऊपर से छलांग लगाकर सीधे उसकी छाती पर आ बैठी। उसके लंबे बिखरे बाल अजीब तरीके से लहरा रहे थे और चेहरा किसी राक्षसी साए जैसा लग रहा था। डर के मारे परवीन ने आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। ये सुनकर शालिनी के दिल को जैसे सुकून मिल गया, क्योंकि सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हो रहा था। वह अनजान बनने का नाटक करते हुए दौड़ती हुई परवीन के कमरे में पहुंची और देखा कि परवीन बिस्तर पर आंखें बंद किए कांप रही है, जबकि सिमरन एकदम शांत खड़ी है। शालिनी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, आंखें खोलिए, क्या हो गया आपको। शालिनी की आवाज सुनते ही परवीन ने आंखें खोली। उसका चेहरा पसीने से तर था और सांसें तेज चल रही थीं। सामने सिमरन को देखकर वह डरते हुए बोली, ये बहू नहीं, डायन है। थोड़ी देर पहले यह दीवार पर छिपकली की तरह रेंग रही थी और मेरी छाती पर बैठी थी। इसे यहां से ले जाओ। उसके शब्द डर से कांप रहे थे। तब सिमरन ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आपके पैर दबा रही थी, आपने ही मुझे लात मार दी और अब मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। परवीन गुस्से में बोली, नाटक मत कर, तू थोड़ी देर पहले मेरे पैर में दांत गड़ाकर खून पी रही थी। यह कहते हुए वह अपने पैर पर निशान दिखाने लगी, लेकिन वहां अब कोई घाव नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर परवीन और घबरा गई और बोली, अभी तो ताजा निशान था, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। इस पर शालिनी बोली, शायद आपने कोई डरावना सपना देख लिया होगा और घबराहट में बहू को लात मार दी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, अब ज्यादा मत सोचिए और आराम करिए। मैं सिमरन को उसके कमरे तक छोड़ देती हूँ। इतना कहकर शालिनी सिमरन को परवीन के कमरे से बाहर ले जाती है और दोनों के चेहरों पर चालाक मुस्कान फैल जाती है। परवीन की हालत देखकर शालिनी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और ऊपर से बेखबर बनने का नाटक कर रही थी। अपनी साजिश सफल होते देख उसके दिल को सुकून मिल रहा था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि तभी सिमरन ने धीमी आवाज में कहा कि मैंने तेरा काम कर दिया, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया। अब आज रात ठीक 2 बजे मुझे एक जिंदा बकरा लाकर देना, क्योंकि आज मैं उसी को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और शालिनी सोच में पड़ जाती है
कि आधी रात को जिंदा बकरा कहां से लाएगी। उधर परवीन भी उलझन में थी कि उसने सच में बहू को दीवार पर छिपकली की तरह रेंगते देखा था या यह सिर्फ एक डरावना सपना था। उसे लगने लगा कि शायद शालिनी ठीक कह रही थी और उसने नींद में ही बहू को लात मार दी होगी। खुद को यही समझाकर वह शांत हो गई। दिन ढलते ही शाम हो जाती है और हरजीत व सुरेश काम से घर लौट आते हैं। घर में सब मौजूद होते हैं, मगर सुरेश को अपनी पत्नी शालिनी कहीं नजर नहीं आती। तो वह परवीन से पूछता है कि शालिनी कहाँ है। परवीन बताती है कि वह किसी काम से बाहर गई थी और अभी तक नहीं लौटी। तभी अचानक शालिनी घर में दाखिल होती है। सुरेश पूछता है कि सारा दिन कहाँ थी, तो शालिनी बात घुमा देती है और किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर उसे दूसरी बातों में उलझा देती है। असल में वह आज रात के लिए जिंदा बकरे का इंतजाम करने गई थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। रोज की तरह सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन ठीक रात 2 बजे सिमरन फिर से पायल छनकाते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। पायल की आवाज सुनते ही शालिनी की आंख खुल जाती है और वह घबराकर उसके पीछे चल देती है। बाहर घना अंधेरा फैला होता है। पहाड़ी सड़कें सुनसान पड़ी थीं। ठंडी हवा बह रही थी और पेड़ों से सूखे पत्ते गिरते हुए अजीब डरावनी आवाज कर रहे थे। माहौल इतना सिहरन भरा था कि शालिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माहौल में अजीब सा डर पसरा हुआ था और उसी खौफ के कारण शालिनी के कदम लड़खड़ाने लगे थे। आगे बढ़ने की हिम्मत उसमें नहीं हो रही थी, लेकिन सिमरन के बार बार इशारे करने पर वह मजबूरी में उसके पीछे चलती रही। कुछ दूर जाने के बाद सिमरन अचानक रुक गई और सामने रखे पिंजरे में बंद बकरे को घूरने लगी। वही बकरा था जिसे शालिनी ने आज के लिए पशु बाजार से खरीदा था। उस बकरे को देखते ही सिमरन की आंखों में भूख की चमक आ गई और उसके मुंह से लार टपकने लगी। तभी शालिनी वहां पहुंचकर बोली कि यही वह बकरा है जिसे मैंने यहां छुपाकर रखा है ताकि कोई देख न सके। इस पर सिमरन भारी आवाज में बोली कि आज से हर रात तुझे मेरे लिए इसी तरह जिंदा जानवर लाकर यहां रखना होगा। अब तू यहां से जा सकती है क्योंकि यह वक्त मेरी भूख मिटाने का है। शालिनी जाने के लिए मुड़ गई, लेकिन उसका मन नहीं माना और वह कुछ देखने की चाह में पास ही एक पेड़ के पीछे छुप गई। वहां से वह डरती हुई सिमरन को देखने लगी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले ही पल सिमरन किसी हिंसक जानवर की तरह गुर्राती हुई पिंजरे के पास पहुंची। अंदर बंद बकरा मानो मौत को पास आता देख कांपने लगा। कुछ ही पलों में सिमरन ने पिंजरा खोल दिया और झपट्टा मारकर बकरे पर टूट पड़ी। यह दृश्य देखकर शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने सिमरन ने बकरे की गर्दन मरोड़कर उसे शरीर से अलग कर दिया और अपने नाखूनों से उसका मांस नोच नोच कर खाने लगी। वह किसी जंगली जानवर की तरह खून पी रही थी। उसका आधा चेहरा खून से लाल हो चुका था। यह खौफनाक मंजर देखकर शालिनी के हाथ पैर कांपने लगे और सांसें रुकने सी लगीं। पेड़ के पीछे खड़ी वह सन्न रह गई। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह कोई आम आत्मा नहीं बल्कि असली पिशाचिनी है जिसने सिमरन के शरीर पर कब्जा कर लिया है। मन ही मन वह खुद को कोसने लगी कि मैंने क्या कर दिया। मैंने तो सोचा था बाबा किसी मामूली बुरी आत्मा को भेजेगा, लेकिन यह तो खतरनाक डायन निकली। अब शालिनी को अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था और वह समझ गई थी कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। लेकिन यहां तक पहुंचने के बाद शालिनी चाहकर भी पीछे नहीं हट सकती थी, क्योंकि अब लौटने का मतलब था उस पिशाचिनी का सामना करना जो सिमरन के शरीर में बस चुकी थी, और यह किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। उसकी आंखों के सामने सिमरन अभी भी जंगली जानवर की तरह बकरे का मांस नोच नोच कर खा रही थी और यह दृश्य अब उससे देखा नहीं जा रहा था। इसलिए वह चुपचाप वहां से निकलकर हांफती हुई घर की ओर बढ़ गई। डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी थी और वह खुद से कह रही थी कि यह कोई मामूली आत्मा नहीं बल्कि असली राक्षस है। बाबा मुझे किसी खतरनाक पिशाचिनी के हवाले कर गया। यह सोचकर वह और ज्यादा घबरा गई, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे इसी पिशाचिनी के सहारे अपने इरादे पूरे करने थे। खुद से फैसला करते हुए वह अपने कमरे में लौट आई। अगली सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था और शालिनी हैरानी से देख रही थी कि सिमरन अपनी सास के साथ रसोई में काम कर रही है। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी और वह प्यार से बात कर रही थी। यह सब देखकर शालिनी को रात का वह भयानक मंजर याद आ गया जब उसी ने बकरे की गर्दन उखाड़कर उसे खा लिया था। एक एक दृश्य
याद करके शालिनी अंदर ही अंदर कांप रही थी और अब उसे सिमरन का मासूम चेहरा भी डरावना लग रहा था। जैसे ही सिमरन की नजर उस पर पड़ती, शालिनी तुरंत आंखें झुका लेती, क्योंकि अब वह उससे बेहद डरने लगी थी। शालिनी के चेहरे पर डर देखकर सिमरन के होंठों पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। तभी अचानक मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आई और सबकी नजरें उधर चली गईं। सामने देखते ही घर वालों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि दरवाजे पर आदित्य खड़ा था, जो विदेश से वापस आया था। उसके आते ही घर में खुशी का माहौल बन गया। लेकिन आदित्य एक खास मकसद से लौटा था। वह अपनी पत्नी सिमरन को अपने साथ विदेश ले जाने आया था और कुछ दिन रुककर उसे साथ ले जाने की तैयारी में था। मगर आदित्य को सामने देखकर भी सिमरन के चेहरे पर खुशी नहीं थी और बाकी लोग भी इस सच्चाई से अनजान थे कि उसकी पत्नी के शरीर में एक खतरनाक पिशाचिनी ने कब्जा जमा रखा है। आदित्य को सामने देखकर शालिनी बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, जबकि परवीन ने बेटे को गले लगाकर प्यार से कहा कि बेटा, इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। इस पर आदित्य मुस्कुराते हुए बोला कि मैं कुछ दिन यहीं रुककर अपनी सिमरन को साथ विदेश ले जाने आया हूं। मैंने उससे वादा किया था कि जल्दी लेने आऊंगा और आज वही वादा निभाने आया हूं। साथ ही आप सबको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए पहले खबर नहीं दी। यह सुनकर पूरे घर में खुशी फैल गई, मगर यह खुशी शालिनी को बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। उसी वक्त वह चुपचाप सिमरन के पास गई और धीमी आवाज में कुछ ऐसा कह दिया जिससे यह खुशियों का माहौल मातम में बदल जाए। इधर सब लोग आदित्य के आने की खुशी मना रहे थे और उधर सिमरन अपनी सास के कहने पर रसोई में आदित्य की पसंद का खाना बनाने लगी। बाहर खड़ा आदित्य बार बार प्यार से अपनी पत्नी को देख रहा था, मगर सिमरन के इरादे कुछ और ही थे। थोड़ी देर में खाना तैयार हुआ और आदित्य बड़े चाव से सिमरन के हाथ का बना खाना खाने लगा। वह सब्जी इतनी स्वादिष्ट थी कि आदित्य उंगलियां चाटता रहा, लेकिन खाना खाने के कुछ समय बाद ही अचानक वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर घर वाले घबरा गए और उसे उठाने की कोशिश करने लगे, मगर वह होश में नहीं आ रहा था। इस दौरान सिमरन और शालिनी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। हालात बिगड़ते देख हरजीत और सुरेश तुरंत आदित्य को डॉक्टर के पास ले गए। बाद में शालिनी ने अकेले में सिमरन से पूछा कि आज तूने क्या कमाल कर दिया? सब्जी में ऐसा क्या मिलाया कि आदित्य की हालत खराब हो गई? इस पर सिमरन ने चालाक हंसी के साथ कहा कि मैं पिशाचिनी हूं और अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकती हूं। तेरे कहने पर मैंने यह सब किया, लेकिन बदले में आज रात भी तुझे मेरे लिए जिंदा जानवर का इंतजाम करना होगा ताकि मेरी भूख शांत हो सके। यह सुनकर शालिनी परेशान तो हुई, मगर उसे संतोष था कि बदले में उसका काम हो रहा है। कुछ देर बाद हरजीत और सुरेश आदित्य को घर वापस ले आए और कमरे में लिटा दिया। उसकी हालत काफी कमजोर थी। परवीन ने घबराकर पूछा कि डॉक्टर ने क्या बताया, मेरे बेटे को क्या हुआ है? हरजीत ने कहा कि डॉक्टर के मुताबिक फूड पॉइजनिंग हुई है, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है और आराम की जरूरत है। फूड पॉइजनिंग का नाम सुनते ही परवीन का शक सिमरन पर जा टिका। परवीन ने गुस्से में सिमरन को डांटते हुए पूछा कि तूने मेरे बेटे की सब्जी में क्या मिलाया था? इस पर सिमरन ने मासूमियत से सफाई देते हुए कहा कि मुझ पर शक करने से पहले आप खुद सब्जी देख लीजिए, इसमें तो कीड़े निकल रहे हैं। सब्जी वाले ने आपको खराब सब्जी दे दी होगी और आप बेवजह मुझ पर आरोप लगा रही हैं। मैं भला अपने ही पति के साथ ऐसा क्यों करूंगी? उसकी बात सुनकर परवीन चुप तो हो गई, लेकिन उसके मन में शक बना रहा, क्योंकि उसे सिमरन के व्यवहार में बदलाव साफ दिख रहा था। तभी हरजीत ने बीच में आकर कहा कि इन सब बातों को छोड़ो, अभी हमें सिर्फ अपने बेटे आदित्य पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह कई दिन बीतते गए और लगभग हर दोपहर घर में कुछ न कुछ गलत होता रहता। धीरे धीरे घर में मातम सा माहौल छाने लगा। आदित्य की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वह हर समय बीमार व कमजोर रहने लगा। उधर शालिनी पिशाचिनी के साथ मिलकर घर पर कहर बरपाती रही और हर बार काम होने के बाद सिमरन रात ठीक 2 बजे बाहर जाकर अपनी भूख मिटाती थी। वहीं शालिनी हर बार किसी सुनसान जगह पर जिंदा बकरा या मुर्गा पिंजरे में बंद करके रख देती थी। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक रात सुरेश की आंख खुल गई और उसने सिमरन को आधी रात बाहर जाते देख लिया। वह तुरंत शालिनी को जगाकर बोला, उठो जल्दी, तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। शालिनी घबराकर उठी और पूछा, क्या हुआ, इस वक्त क्यों जगा रहे हो? सुरेश ने कहा,
मैंने अभी सिमरन को खुले बालों में बिना दुपट्टा ओढ़े बाहर जाते देखा है। ये सुनते ही शालिनी के चेहरे का रंग उड़ गया और वह मन ही मन सोचने लगी कि अब तो सुरेश को भी पता चल गया कि सिमरन आधी रात बाहर जाती है। अब क्या करूं? सुरेश बोला। सोच क्या रही हो? चलो मेरे साथ, हमें बाकी घर वालों को भी बताना चाहिए, या फिर मैं खुद उसका पीछा करता हूं। तुम तब तक सबको जगा देना। यह सुनकर शालिनी ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दो, वह अपने आप लौट आएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुबह सबको बता देंगे, अभी आप सो जाइए। लेकिन सुरेश बोला, ऐसे कैसे सो जाऊं? रात के 2 बजे हैं क्या? ये बाहर जाने का वक्त होता है, वह भी सुनसान सड़कों पर। क्या तुम्हें यह जरा भी अजीब नहीं लग रहा? इस सवाल पर शालिनी चुप रह गई। सुरेश ने आगे कहा, मैं कई दिनों से देख रहा हूं सिमरन के व्यवहार में कुछ तो बदलाव आया है। परवीन जी भी यही कह रही थी। वह तो इसके माता पिता से बात करना चाहती थी, लेकिन सबूत नहीं था। मगर अब पूछने और कहने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैं उसका पीछा करने जा रहा हूं। इतना कहकर सुरेश ने शालिनी का हाथ झटकते हुए मुख्य दरवाजे से बाहर कदम रख दिया और यह देखकर शालिनी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि उसे डर था कि अगर सुरेश ने सिमरन का वह असली रूप देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। यही सोचते हुए वह भी बाहर निकल पड़ी, लेकिन बाहर आते ही उसे न सुरेश दिखा और न ही सिमरन, जिससे साफ था कि दोनों काफी आगे निकल चुके हैं। घबराकर शालिनी तेज कदमों से आगे बढ़ी। उधर सुरेश चुपचाप सिमरन का पीछा कर रहा था और चलते चलते वह सुनसान इलाके तक पहुंच गया, जहां सिमरन अचानक रुक गई। उसे रुकते देख सुरेश भी वहीं ठहर गया और पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। वहां से वह सिमरन पर नजर रखने लगा। तभी उसने देखा कि सिमरन के सामने एक पिंजरा रखा है, जिसमें एक जिंदा मुर्गा कैद है। यह देखकर सुरेश सोच में पड़ गया कि आखिर वह इस मुर्गे के साथ क्या करने वाली है। उसकी नजरें सिमरन से हट ही नहीं रही थीं, लेकिन अगले ही पल जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम सी गईं, क्योंकि सिमरन ने उस जिंदा मुर्गे की गर्दन बेरहमी से मरोड़ दी और उसका खून पीने लगी। यह भयावह दृश्य देखकर सुरेश के मुंह से चीख निकल गई। चीख सुनते ही सिमरन मुड़कर उसी पेड़ की ओर देखने लगी जहां सुरेश छिपा था। डर के मारे सुरेश तुरंत और गहराई में छिप गया और बिना आवाज के खड़ा रहा। जब कोई हलचल नहीं हुई तो वह धीरे से आगे बढ़ा, लेकिन अब सिमरन वहां नजर नहीं आई। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी ऊपर से पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो सिमरन पेड़ पर बैठी खौफनाक नजर आई। उसका रूप इतना डरावना था कि सुरेश पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल सिमरन ऊंची छलांग लगाकर सीधे सुरेश के ऊपर आ बैठी। सुरेश डर से चीखने लगा और उसी समय शालिनी भी वहां पहुंच गई। उसकी आंखों के सामने सिमरन उसके पति के ऊपर बैठी थी। घबराकर शालिनी चिल्लाई, सिमरन छोड़ो मेरे पति को। तब भारी और डरावनी आवाज में वह बोली, मैं सिमरन नहीं हूं, मैं पिशाचिनी हूं, और आज रात मैं अपने खून की प्यास तेरे पति के खून से बुझाऊंगी और बदले में तुझे वह सब मिलेगा जो तू चाहेगी। इतना कहकर उसने अपने नुकीले दांत सुरेश की गर्दन में गड़ा दिए और धीरे धीरे उसका सारा खून पी गई। शालिनी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और देखते ही देखते सुरेश ने दम तोड़ दिया। सिमरन अब भी उसके सीने पर बैठी शैतानी हंसी हंस रही थी और सामने शालिनी अपनी भीगी आंखों से अपने पति की लाश को देख रही थी। अपने पति को खोकर शालिनी पूरी तरह सदमे में चली गई थी, लेकिन शायद उसकी सजा यहीं खत्म नहीं होनी थी, क्योंकि उसी पल सिमरन के अंदर बैठी पिशाचिनी ने भारी और खौफनाक आवाज में कहा कि अब से तुझे हर रात मेरे लिए जिंदा जानवर नहीं बल्कि जिंदा इंसान लाकर देना होगा। अब मेरी भूख किसी जानवर के मांस या खून से नहीं बल्कि इंसानों के खून और मांस से ही शांत होगी। यह सुनते ही शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि सिमरन उसके काबू से बाहर जा चुकी है और उसके अंदर बसी पिशाचिनी को अब इंसानी खून की लत लग गई है। इस खौफनाक सच्चाई को देखकर शालिनी वहां से भाग खड़ी हुई और थोड़ी देर बाद चीखती चिल्लाती हुई घर पहुंच गई। दर्द से रोते हुए वह कहने लगी कि उसने मेरे पति को मार डाला, खा गई वह उसे, मैं बर्बाद हो गई। बदले की आग में मैंने अपना ही सुहाग खो दिया। मैंने क्या कर दिया? छाती पीट पीट कर वह पछतावे में रोती जा रही थी। उसकी चीखें सुनकर घर के सभी लोग जाग गए और उसके पास आकर पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन शालिनी का रोना रुक ही नहीं रहा था।
सभी हैरान थे कि उसे अचानक क्या हो गया। तभी हरजीत ने चारों तरफ देखकर कहा कि देवेंद्र कहाँ है। इतने में आदित्य भी कमरे से बाहर आया और घबराकर बोला कि सिमरन भी अपने कमरे में नहीं है। यह सुनते ही सबकी नजरें दोनों को ढूंढने लगी, लेकिन जैसे ही सिमरन का नाम लिया गया, शालिनी डर के मारे कोने में सिमट गई और कांपने लगी। सब लोग उसकी हालत देखकर और भी घबरा गए। हर कोई उससे सवाल कर रहा था, मगर वह कांपती आवाज में बस यही दोहराई जा रही थी कि वह सिमरन नहीं है, उसके अंदर शैतान बैठा है, एक पिशाचिनी जो सबको मार डालेगी। उसकी बातें किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन परवीन सब कुछ समझ चुकी थी। गुस्से में उसने शालिनी को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह थोड़ी संभली। फिर परवीन ने सख्ती से पूछा कि अब साफ साफ बता, देवेंद्र और सिमरन कहाँ हैं। इस पर शालिनी फूट फूट कर रो पड़ी और उसने सारी सच्चाई बता दी कि कैसे वह एक तांत्रिक बाबा के पास गई थी, कैसे उसके कहने पर उसने नींबू और मिर्च सिमरन के बिस्तर के नीचे रख दिए थे, और तभी से यह सब शुरू हुआ। यह सुनकर घर के सभी लोग टूट से गए। किसी को दुख था तो किसी को गुस्सा। सबको अब समझ आ गया था कि बदले की आग में शालिनी ने पूरे परिवार को तबाही की तरफ धकेल दिया था। आदित्य तो अंदर तक टूट चुका था और वह हर हाल में अपनी पत्नी सिमरन को वापस लाना चाहता था। गुस्से में परवीन ने शालिनी को फिर से थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुझे शर्म नहीं आई, सिर्फ जायदाद के लिए इतनी घटिया हरकत कर डाली। अब तेरा खेल खत्म, तू हमें उसी जगह ले चलेगी जहां सिमरन और देवेंद्र का शव पड़ा है। इस पर शालिनी घबराकर बोली कि कोई फायदा नहीं, अब वह मेरे काबू से बाहर हो चुकी है। अगर उसने आप सबको वहां देख लिया तो हमला कर देगी। तब हरजीत ने सख्ती से कहा, तेरी वजह से हमने देवेंद्र को खो दिया, लेकिन अब सिमरन को नहीं खो सकते। वह इस घर की बहू है, इसलिए हमें वहीं ले चल। सबके बार बार कहने पर शालिनी मजबूर होकर मान गई। जाने से पहले हरजीत और परवीन आपस में बात करने लगे और हरजीत बोला कि प्रकाश की बातों से लगता है सच में किसी शक्तिशाली पिशाचिनी ने बहू के शरीर पर कब्जा कर लिया है। हमें तुरंत कुछ करना होगा, क्यों ना उसे उसी बाबा के पास ले चलें। परवीन ने भी हामी भरते हुए कहा कि मैं भी यही सोच रही थी। फिर सभी लोग रस्सी लेकर उस सुनसान जगह की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सिमरन अब भी देवेंद्र के शव पर बैठी हुई थी। उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और पूरा चेहरा खून से लाल था। यह खौफनाक मंजर देखकर सभी बुरी तरह डर गए। उस वक्त आदित्य के दिल पर क्या गुजर रही थी, यह कोई नहीं समझ सकता था। एक तरफ पिता समान देवेंद्र की मौत का दुख और दूसरी तरफ पत्नी का यह रूप। सभी कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। जैसे ही आदित्य आगे बढ़ा, सिमरन भारी आवाज में गुर्राने लगी। इससे पहले कि वह आदित्य पर हमला करती, तभी शालिनी, हरजीत और परवीन तीनों ने मिलकर रस्सी से उसे पकड़ लिया। वह बंधे हुए जानवर की तरह छटपटाने लगी और गुर्राने लगी। काफी मशक्कत के बाद वे उसे काबू में करने में कामयाब हुए। उस वक्त न कोई टैक्सी थी न कोई ऑटो, इसलिए चारों लोग उसे रस्सी से बांधकर पैदल ही बाबा के पास ले जाने लगे। और जब बाबा के दरवाजे तक पहुंचे तो सभी की सांसें फूल चुकी थीं। ऑटो या टैक्सी न मिलने की वजह से सिमरन को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जाना आसान नहीं था, मगर जब परिवार मुसीबत में एकजुट हो जाए तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। और कुछ ऐसा ही इस परिवार ने भी किया। बाबा ने सिमरन को देखते ही पहचान लिया कि उसके शरीर में कौन सी खतरनाक शक्ति घुस चुकी है। उन्होंने सबको दिलासा देते हुए कहा, आप लोग घबराइए मत, आराम से बैठ जाइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। सिमरन अभी भी रस्सी में बंधी हुई थी। कई घंटों तक लगातार झाड़ फूंक और मंत्रोच्चारण चलता रहा और करीब 2-3 घंटे बाद आखिरकार पिशाचिनी उसके शरीर से बाहर निकल गई। बाबा ने कहा, अब कोई डर की बात नहीं है, इसे घर ले जाइए, लेकिन आगे से सावधानी रखिए। देखते ही देखते सिमरन बिल्कुल सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर शालिनी को उसके घिनौने अपराध की सजा मिली और उसे जेल भेज दिया गया। देवेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया और कुछ समय बाद आदित्य अपनी पत्नी सिमरन को लेकर विदेश चला गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि सिर्फ जलन और लालच की वजह से कैसे एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया और एक बेगुनाह इंसान अपनी जान गंवा बैठा। जिस औरत ने जायदाद के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ साजिश रची, उसी की वजह से उसका अपना सुहाग उजड़ गया और तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर वह वक्त रहते संभल जाती तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता।
इसलिए हम आप सभी से यही कहते हैं कि तंत्र मंत्र और काले जादू जैसी चीजों से दूर रहें। माना कि ये चीजें होती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करना खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है, क्योंकि इनका अंजाम हमेशा बहुत ही भयानक होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।